मेरा नाम एवलीन हयात है। उम्र 37 साल। और आज मुझे समझ आया कि शादी भी कभी कभी ऐसे खत्म होती है जैसे कोई रियलिटी शो, जहां लोग आपको बीच बाजार वोट आउट कर देते हैं। फर्क बस इतना है कि यहां ट्रॉफी नहीं मिलती, सिर्फ बेइज्जती मिलती है। और जिस दिन मेरे पति ने मुझे कैफे में सबके सामने गिराया, उसी रात मेरे हाथ ऐसा सबूत लगा कि उनकी पूरी चाल उल्टी पड़ने वाली थी। अगर आप कभी किसी रिश्ते में अकेले पड़ चुके हैं, तो इस कहानी को अंत तक देखना, क्योंकि कई बार चुप रहना कमजोरी नहीं होता, सबसे खतरनाक शुरुआत होता है। ये सब शुरू हुआ 9 साल पहले, मुंबई में। एक दोस्त की हाउस वार्मिंग पार्टी। छोटा सा फ्लैट, ज्यादा लोग, प्लास्टिक के कप, सस्ती वाइन और वही बनावटी हंसी जो लोग थकान छुपाने के लिए पहन लेते हैं। वहीं मुझे निखिल मिला। ऊंची आवाज वाला नहीं, शो ऑफ करने वाला नहीं, बस ऐसा आदमी जो पास खड़ा होता है तो लगता है आपकी हवा छीन नहीं रहा और जगह दे रहा है। उसने सवाल पूछे और जवाब सच में सुने। उस वक्त मैं स्थिर थी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करती थी, डेडलाइन, बजट, प्लानिंग, सबको जोड़कर रखने वाला काम। मुझे तालियां नहीं चाहिए थीं, मुझे चीजें ठीक चलनी चाहिए थीं। शादी हुई, 7 साल, सब बाहर से सही दिखता था। लोन की ईएमआई, सब्जी की लिस्ट, शनिवार को किराने का सामान, रविवार को मूवी। निखिल कभी कभी मेरे कंधे पर सिर रखकर ऐसे बैठता जैसे घर के अंदर आते ही दुनिया बंद हो जाती हो। फिर पिछले साल कुछ बदला। उसने एक डेवलपमेंट ग्रुप ज्वाइन किया। नाम अच्छा था, लेकिन मुझे लगा जैसे उसने कोई नया धर्म पकड़ लिया हो। घर में नए शब्द घुस आए, लेवल अप, ब्रांड, विजन, एनर्जी वगैरह। और उन्हीं शब्दों के साथ लोग भी आ गए। 3 लड़कियां, कीर्ति, सोनाली और जारा। शुरू में बस कभी कभी साथ दिखती थीं, कॉफी, ब्रंच, सेल्फी। कीर्ति की आवाज हमेशा मैनेजर जैसी, जैसे हर बात में फैसला सुनाना हो। सोनाली का चेहरा बड़ा मुलायम, पर बातें ऐसी जैसे जजमेंट को सलाह की शक्ल दे रही हो। जारा का फोन कभी नीचे नहीं होता, जैसे हर चीज कंटेंट हो। धीरे धीरे ये कभी कभी से हर वक्त हो गया। निखिल के फोन पर लगातार मैसेज, कॉल, मीटअप। और हर मीटअप के बाद वो घर कुछ अलग होकर लौटता। कपड़े बदल गए, परफ्यूम बदल गया, महंगा, ठंडा, अजनबी। वो मेरा दिन पूछना भूल गया। और मैं घर को चलाती रही, जैसे मैं घर की नहीं, घर की नौकरानी हूं, काम की, पर दिखने की नहीं। मैंने संकेत देखे थे, देर से आना, बहाने, बातचीत का सूखना। लेकिन 7 अच्छे सालों के बाद आप अपने ही पति को अचानक दुश्मन मानने से डरते हो। आप खुद को समझाते हो, काम का दबाव है, फेज है, सब ठीक हो जाएगा। फिर एक सुबह उसका मैसेज आया, शाम को ऑफिस के बाद कॉफी पीते हैं? जी, लोअर परेल में। पहले जैसा ही लगा, हमारे बीच ये छोटा सा रिवाज रहा था। और मैं बेवकूफों की तरह उम्मीद करने लगी। लगा शायद वो दूरी समझ गया, शायद वो ठीक करना चाहता है। मैं 5:40 पर पहुंच गई। कैफे की खिड़की से धूप अंदर ऐसे आ रही थी जैसे किसी फिल्म का सीन हो। और सच में ये सीन था, बस फिल्म नहीं थी। जैसे ही मैं अंदर गई, मेरा कदम धीमा पड़ गया। निखिल अकेला नहीं था, वो एक टेबल पर बैठा था, कीर्ति, सोनाली और झारा के साथ। 4 लोग, एक टेबल, और मेरे लिए एक भी सम्मान नहीं। वो ऐसे बैठे थे जैसे इंटरव्यू पैनल हो। निखिल बीच में, चेहरा गंभीर। कीर्ति आगे झुकी हुई, जैसे मेरी जिंदगी की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पढ़ने वाली हो। सोनाली का समझदार वाला चेहरा, जैसे वो मेरी तकलीफ को हैंडल करने आई हो। और ज़ारा फोन कैमरा ऐसे सेट कर रही थी जैसे मेरी टूटती शादी उसकी स्टोरी बनने वाली हो। निखिल ने मुझे देखा, न खड़ा हुआ, अच्छे न मुस्कुराया, बस हल्का सा सिर हिलाया, जैसे मैं किसी मीटिंग में लेट हूं। मैंने धीरे से बैठते हुए पूछा, क्या चल रहा है? उसने एक लंबी सांस ली, जैसे ये लाइन घर पर कई बार रिहर्स हो चुकी हो, और बोला, ये अब नहीं चल रहा। बस इतना। हम नहीं, मैं नहीं, जैसे कोई ऐप अनइंस्टॉल कर रहा हो। मेरे दिमाग ने पकड़ नहीं बनाई। क्या मतलब? हम बात भी तो। मेरी बात पूरी होने से पहले कीर्ति बीच में घुस गई। एवलीन, देखो, हम सबको साफ दिख रहा है कि तुम खुश नहीं हो। उसकी आवाज मीठी थी, लेकिन शब्द चाकू थे। सोनाली ने सिर हिलाया। तुम दोनों की दिशा अलग हो गई है। निखिल को ऐसा साथी चाहिए जो उसकी सोच, उसके सपने के साथ चल सके। झारा ने बिना मेरी तरफ देखे कहा, सच में ये सब देखना दुखद है। मैं निखिल को देखती रही। वो चुप बैठा रहा, तीनों को मेरे लिए बोलने देता रहा,
जैसे ये उसका फैसला नहीं, कमेटी का फैसला हो। मैंने धीमी आवाज में पूछा, ये ग्रुप में तय हुआ है?" निखिल की आंखों में 2 सेकंड के लिए असहजता आई, फिर गायब। "ऐसा नहीं है," उसने कहा। "बस, मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर किसी को चोट लगे, किसी को चोट लगे।" उस वक्त मुझे लगा किसी ने मेरे अंदर की हवा खींच ली। मैंने थोड़ा आगे झुककर पूछा, "कौन है?" टेबल पर सन्नाटा छा गया। सारा का स्क्रॉल भी रुक गया। कीर्ति और सोनाली की आंखें एक दूसरे से टकराईं। वो छोटी सी नजर जो सब बता देती है। निखिल ने जबड़ा कसा। "ये किसी और के बारे में नहीं है," उसने कहा, और उसकी आवाज में ऐसा तिरस्कार था जैसे मेरा सवाल ही गलत हो। "ये बस मेल नहीं है, समझदारी यही है कि अलग हो जाए।" और वहीं झारा ने पहली बार मुझे सीधे देखा और बोली, "एक असली पत्नी लड़ती है, तुमने कभी उसके लिए सच में कोशिश ही नहीं की?" उस एक वाक्य ने मेरे अंदर कुछ बंद कर दिया। दर्द नहीं, साफी, जैसे किसी ने मेरे सामने सच की लाइट जला दी हो। उन्हें मेरा रोना चाहिए था, मेरी भीख चाहिए थी। उन्हें चाहिए था कि मैं वहां सबके सामने अपना सम्मान गिराकर साबित करूं कि मैं प्यार करती हूं, ताकि वो मुझे कमजोर कह सकें। और अगर मैं ना करूं तो वो मुझे ठंडी कह सके। मैंने अपना बैग ठीक किया, जैसे मैं किसी की बेइज्जती से नहीं, किसी मीटिंग से उठ रही हूं। फिर मैंने पर्स से 200 का नोट निकाला और टेबल पर हल्के से रख दिया। कीर्ति की भौं हिली। मैंने छोटी सी शालीन मुस्कान दी, वही जो आप किसी अजनबी को देते हैं जब वो धक्का देकर भी माफी नहीं मांगता। "ठीक है," मैंने कहा, "समूह के फैसले के लिए धन्यवाद।" और मैं बाहर निकल गई। ना भागी, ना कांपी, बस निकल गई। मैंने कांच के बाहर से देखा, वो तुरंत आपस में झुककर बात करने लगे, जैसे मेरी कहानी का नया संस्करण वहीं लिख रहे हों। मैं कार के पास पहुंची ही थी कि कैफे के खुले दरवाजे से उनकी आवाजें बाहर आने लगीं। कीर्ति बोल रही थी, "देखा, उसने लड़ाई भी नहीं की, मतलब उसे परवाह ही नहीं।" सोनाली ने मीठे जहर की तरह जोड़ा, "यही तो, कोई जज्बा नहीं, कोई कोशिश नहीं।" सारा हंसी। असल औरत होती तो रोकती। मेरे हाथ में चाबी थी और मेरे अंदर कुछ टूट नहीं रहा था, कुछ तेज हो रहा था। फोन बजा। मेरी बहन सेलेना। मैंने कॉल उठा लिया। उसने पूछा, "तू ठीक है?" मैं एक पल चुप रही, फिर बोली, "वो अकेला नहीं आया था, वो 3 लोगों को साथ लेकर आया था।" दूसरी तरफ सांस रुक गई। "क्या?" "कैफे में, पूरे पैनल के साथ," मैंने कहा, और मेरी आवाज में हैरानी नहीं थी, बस तथ्य था। सेलेना की आवाज सख्त हो गई। "ये घटिया हरकत है। तू घर है?" "अभी पहुंची," मैंने कहा, और उस घर को देखा जिसकी ईएमआई पिछले महीनों से ज्यादातर मैं भर रही थी, जबकि निखिल के पास नए कपड़ों, महंगे डिनर और नेटवर्किंग ट्रिप का बजट हमेशा रहता था। "मैं आ रही हूं," सेलेना बोली। "नहीं," मैं तुरंत बोल गई, फिर रुकी। "अभी नहीं, पहले मुझे एक चीज समझनी है।" "क्या?" उसने पूछा। मैंने दरवाजा खोला। घर में सन्नाटा था। मैं रोई नहीं, इसीलिए नहीं कि दर्द नहीं था, बल्कि इसलिए कि मेरे शरीर ने आखिरकार वो बात मान ली थी जिसे दिमाग महीनों से टाल रहा था। अगर निखिल 7 साल की शादी को लोगों की भीड़ के सामने खत्म कर सकता है, तो वो मेरे निजी आंसू का हकदार नहीं। मैं सीधे अपने छोटे से होम ऑफिस में गई और लिस्ट बनानी शुरू कर दी। बैंक अकाउंट, कार्ड्स, ऑटो पे सब्सक्रिप्शन, ऐसे ऐसे खर्चे जो मुझे याद भी नहीं थे। फिर मेरी नजर किचन काउंटर पर रखे टैबलेट पर पड़ी, वही साझा टैबलेट जिसमें हम किराने की लिस्ट बनाते थे, रेसिपी देखते थे। मैंने उसे उठाया, स्क्रीन ऑन की, और मेरा पेट एकदम ठंडा हो गया। वो अभी भी निखिल के अकाउंट से जुड़ा था। मैं किचन की कुर्सी पर बैठ गई, हमारे ही टेबल पर, और मैसेजेस खोल दिए। पहले कुछ साधारण था, ग्रुप प्लान, स्माइली, मीटिंग्स। फिर एक नाम दिखा जो मैंने सालों से नहीं सुना था, काव्या। निखिल की पुरानी गर्लफ्रेंड, वही जिसे उसने पुरानी बात कहकर खत्म बताया था। चैट चालू थी, हाल की, और नीचे आखिरी मैसेज निखिल का था, ऐसा जैसे किसी ने मेरे सामने बंदूक रख दी हो। "मैं अब और नहीं कर सकता। एवलीन मुझे समझती नहीं। मैं आजाद होना चाहता हूं।" मेरी उंगलियां टैबलेट के किनारे पर ठिठक गईं, और उसी शांत किचन में मुझे समझ आया, कैफे वाला तमाशा शुरुआत नहीं था, वो बस आखिरी सीन था। असली कहानी पीछे महीनों से लिखी जा रही थी। मैंने आगे स्क्रॉल किया, और तभी स्क्वाड नाम का ग्रुप चैट दिखा। निखिल, कीर्ति, सोनाली, जारा। मैंने उसे टैप किया, और जो पहली लाइन दिखी,
उसने मेरे गले को कस दिया। कीर्ति का मैसेज, तो बता कब कर रहा है तू? अब और टाल मत। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस ग्रुप में आगे क्या लिखा था और उसी एक टैबलेट ने कैसे मेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी, तो अभी इसी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो सबूत। क्योंकि आगे जो था वो ब्रेकअप नहीं था, एक पूरी साजिश का नक्शा था। मेरी उंगलियां एक पल को रुकीं, फिर मैंने स्क्रीन पर नीचे स्क्रॉल किया, ना गुस्से में ना हड़बड़ी में, ऐसे जैसे मैं किसी केस की फाइल पढ़ रही हूं। स्क्वाड ग्रुप में महीनों की बातें थीं और पहली ही कुछ लाइनों में उनकी चाल साफ थी। कीर्ति लिख रही थी, कैफे सही रहेगा, पब्लिक जगह में वो हंगामा नहीं करेगी। सोनाली ने जवाब दिया, शाम के वक्त बुलाना, ऑफिस के बाद थकी होगी, बहस कम करेगी। ज़ारा ने लिखा, और फोन कैमरा ऑन रहेगा, बस सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी के लिए कितना साफ झूठ। उन्हें मेरी सुरक्षा की चिंता नहीं थी, उन्हें अपने नाटक का कंट्रोल चाहिए था। मैंने आगे पढ़ा, हर संदेश में मैं इंसान नहीं थी, एक समस्या थी जिसे हैंडल करना था। कीर्ति, डायलॉग सिंपल रखना, ये अब नहीं चल रहा। सोनाली, उसे ऐसा फील मत होने देना कि वो तुम्हें विलेन बना सकती है। शांत रहो, यही पावर है। ज़ारा, अगर रोए तो मत पिघलना, रोना मैनिपुलेशन होता है। मैंने टैबलेट टेबल पर रखा, एक लंबी सांस ली और उसी पल मेरे अंदर कुछ तय हो गया। मैं चीखूंगी नहीं, मैं टूटूंगी नहीं, मैं सबूत जुटाऊंगी। मैंने स्क्रीनशॉट लेने शुरू किए, एक एक मैसेज, तारीख के साथ, नाम के साथ, बिना काट छांट के, बिना ड्रामे के, पूरा संदर्भ। फिर मैंने टैबलेट से अपने लैपटॉप में ट्रांसफर किया और एक फोल्डर बनाया। सबूत, नाम छोटा रखा, साफ रखा, क्योंकि ये मेरे लिए कहानी नहीं थी, ये मेरे लिए सुरक्षा थी। फिर मैंने काव्या वाली चैट खोली, वहां असली जहर था। 4 महीने की बातें, शुरुआत में मीठी, पुरानी यादें। तुम हमेशा बेहतर डिजर्व करते थे, तुम्हारी चमक कम हो गई है, मैं देख नहीं सकती कि कोई तुम्हें रोक दे। और फिर देर रात के मैसेज, 1:47 AM पर वॉइस नोट, मिस्ड कॉल, फिर बहाने, क्लाइंट मीटिंग, वर्क ट्रिप, कॉन्फ्रेंस, और उन सब के बीच एक लाइन जो किसी पत्थर की तरह मेरे सीने पर गिरी, मैं जल्दी उसे छोड़ दूंगा। मैंने फिर स्क्रीनशॉट लिए, तारीखें साफ, नाम साफ, और फिर मैंने बैकअप बनाया, एक क्लाउड पर, दूसरे पर और पेन ड्राइव में। मेरा दिमाग रो नहीं रहा था, मेरा दिमाग काम कर रहा था। फोन की घंटी बजी। निखिल। मैंने 3 सेकंड तक देखा, फिर उठाया। हेलो। उसकी आवाज अब सॉफ्ट नहीं थी। हमें अब चीजें सुलझानी होंगी, उसने कहा। घर, अकाउंट्स, स्माकिट, सब कुछ। मैं आज रात कीर्ति के यहां हूं, कल दोपहर में कुछ कपड़े लेने आ जाऊंगा। मैंने लैपटॉप स्क्रीन पर खुले डेटा को देखा। ठीक है, मैंने कहा, जैसा तुम्हें सही लगे। वो रुका, जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी शांत रहूंगी। फिर उसने राहत की सांस ली। थैंक यू, तुम इसे आसान बना रही हो। मैंने कॉल काटा और बिल्कुल नहीं हिली। आसान? उसे क्या पता, मैं अभी उसके ही झूठ को पंक्तियों में बदल चुकी हूं। मैंने हमारे मोबाइल नंबर के बिल में लॉग इन किया। वो काम उसे टेंशन लगता था, इसीलिए वो कभी करता ही नहीं था। 5 महीने की कॉल डिटेल्स निकाली, पैटर्न चीख रहा था। काव्या का नंबर, रात के वक्त, लंबे कॉल, वही तारीखें जिन पर वो क्लाइंट डिनर बताकर निकलता था। मैंने डेटा डाउनलोड किया, एक शीट बनाई, तारीख, समय, अवधि। नंबर झूठ नहीं बोलते। फिर मैंने बैंक स्टेटमेंट खोला, 6 महीने के ट्रांजैक्शन, होटल बुकिंग्स, वीकेंड पर, उन वीकेंड्स पर जब उसने कहा था वर्कशॉप है, रेस्तरां के बिल, ऐसे नाम जिनके बारे में मैंने कभी सुना नहीं था, और एक ज्वेलरी का पेमेंट जो मुझे कभी नहीं मिली। मैंने सब डाउनलोड किया, सब सेव किया, और फिर बिना किसी शोर के मैं खड़ी हुई और पैकिंग शुरू कर दी। अपनी नहीं, उसकी। मैंने चीजें तोड़ी नहीं, फेंकी नहीं, बस मोड़ी, क्रम से, जैसे मैं किसी होटल में चेकआउट करवा रही हूं। उसके कपड़े, जूते, बेल्ट, टॉयलेटरीज, सब बड़े काले बैग्स में। एक भी चीज मेरी तरफ से भावनात्मक नहीं थी, सब कानूनी था। जब तक मैं खत्म हुई, उसके बैग्स मुख्य दरवाजे के पास लाइन में रखे थे, ऐसे जैसे घर ने उसे बाहर कर दिया हो। मैंने अपने जरूरी सामान पहले ही सुरक्षित कर लिया था, कागज,
डॉक्यूमेंट्स, मेरे परिवार की यादें, सब लॉक। क्योंकि मुझे पता था, अब वो प्यार से नहीं आएगा, वो हिस्सा लेने आएगा। अगले दिन ठीक दोपहर 12 बजे ड्राइववे में कार रुकी, और वो निखिल की कार नहीं थी। एक चमकदार, छोटी, नई नई अकड़ वाली कार। मेरे पेट में हल्की सी ठंड दौड़ी। मैंने दरवाजा खोलने से पहले ही कुंडी अंदर से लॉक कर ली। फिर दरवाजा खोला, इतना कि मैं बाहर दिखूं, लेकिन रास्ता बंद रहे। निखिल उतरा, और उसके साथ उतरी काव्या। वो एक पल को कार के पास रुकी, फिर आगे बढ़ी, जैसे उसे यहां होने का अधिकार हो। निखिल ने वही सीरियस चेहरा लगाया जो कल कैफे में था। एवलीन, उसने कहा, मैं बस अपना सामान लेने आया हूं, इसे सभ्य रखो। मैंने दरवाजे के पास रखे काले बैग्स की तरफ इशारा किया। तुम्हारा सामान यही है? उसके चेहरे पर झटका सा आया। तुमने मेरे कपड़े कूड़े के बैग में? मैंने शांत आवाज में कहा, जैसा व्यवहार वैसी पैकिंग। काव्या बीच में घुसी। देखो, प्लीज शांत रहो, हम सिर्फ चीजें लेने आए हैं। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हें किसने बुलाया? वो तुरंत बोली, मैं उसकी दोस्त हूं, मदद करने आई हूं। मैंने हल्का सा सिर झुकाया। दोस्त? निखिल झुंझलाया, ड्रामा मत करो। और उसी पल मेरे अंदर का डर पूरी तरह खत्म हो गया। मैंने मोबाइल निकाला। मैंने कोई चीख नहीं लगाई। मैंने बस एक लाइन कही, धीरे, साफ और सीधे। मेरे पास होटल के बिल हैं, कॉल रिकॉर्ड हैं, और तुम्हारे मैसेज हैं। 4 महीने से तुम इसके साथ खेल रहे हो। अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं। काव्या का चेहरा उतर गया। निखिल ने इनकार नहीं किया, बस चुप हो गया। वो चुप्पी उसके सारे भाषणों से ज्यादा सच्ची थी। उसने बैग उठाया। भारी थे। वो एक साथ 2 उठाने की कोशिश कर रहा था, अकड़ में। काव्या ने मदद नहीं की। वो बस खड़ी रही, जैसे अब उसे भी समझ आ रहा हो कि ये जीत नहीं, मुसीबत है। निखिल ने घर के अंदर झांक कर कहा, मैं कॉफी मेकर ले जाऊंगा, और ये टेबल भी। मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं। वो चौंका। क्यों नहीं? आधा मेरा है। मैंने अपना फोन स्क्रीन उसकी तरफ किया। कॉफी मेकर मैंने तुम्हें मिलने से 2 साल पहले खरीदा था। टेबल मेरी मौसी का गिफ्ट है, और ये कुशन मेरे कार्ड से। काव्या ने धीरे से निखिल का हाथ छुआ। चलो, जो मिल रहा है वही ले लो। मैंने उसकी तरफ देखा। वाह, अब सलाह भी मिल रही है। वो पीछे हट गई, सचमुच पीछे। निखिल का चेहरा लाल हो गया। तुम्हें मेरे वकील से सुनना पड़ेगा। मैंने उसी शांति से कहा, मेरा वकील पहले ही सब देख चुका है। वो जम गया। क्या? तुम्हें कैसे? मैंने बिना मुस्कुराए कहा, जब कोई अपना अकाउंट ठीक से अलग नहीं करता, तो सब कुछ अपने आप जुड़ा रहता है। उसकी आंखों में पहली बार डर आया, क्योंकि उसे समझ आ गया था, ये सिर्फ घर छोड़ना नहीं था, ये सबूत छोड़ना था। उसने बैग्स कार में रखे। काव्या ने एक बार भी मदद नहीं की। दोनों बैठकर चले गए, और जैसे ही कार गेट से बाहर निकली, मेरे घर का सन्नाटा बदल गया। खालीपन नहीं था, नियंत्रण था। मैंने दरवाजा बंद किया, लॉक किया, फिर उसी टेबल पर बैठी और अपने सबूतों को दोबारा क्रम में लगाया, क्योंकि निखिल को लग रहा था कि उसने कठिन हिस्सा कर लिया है। उसे क्या पता, कठिन हिस्सा अभी शुरू ही हुआ था। और उसी वक्त मेरे फोन पर एक मेल नोटिफिकेशन चमका। ऑफिस से, मेरे बॉस का ईमेल। सिर्फ एक लाइन, कल सुबह 10 बजे मेरे केबिन में मिलना, जरूरी बात है। मेरे पेट में फिर से वही ठंड दौड़ी, लेकिन इस बार डर नहीं था। इस बार मुझे अंदाजा था, निखिल अब घर नहीं ले सकता था, तो वो मेरी नौकरी पर हाथ डालने वाला था। मैं ईमेल को घूरती रही। जरूरी बात है, यही वो शब्द होते हैं जो आपको बिना आवाज के थप्पड़ मारते हैं। अगले दिन सुबह मैं समय से पहले ऑफिस पहुंच गई। मुंबई की ट्रैफिक, लोकल की भीड़, बारिश की हल्की नमी, सब वही था। लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। मैं अब सिर्फ पत्नी नहीं थी, मैं अब दस्तावेजंस थी। 10 बजे मैं बॉस के केबिन के बाहर खड़ी थी। अंदर से एचआर वाली मैडम की आवाज आ रही थी। मैंने दरवाजा खटखटाया। आ जाओ, बॉस ने कहा। मैं अंदर गई। बॉस के साथ एचआर की हेड बैठी थी, और एक लीगल टीम की महिला, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। टेबल पर एक फाइल रखी थी, और सबसे बुरा संकेत ये था, आज किसी ने पानी तक ऑफर नहीं किया। एवलीन, बॉस ने बहुत सावधानी से कहा, हमें एक संवेदनशील मामले पर बात करनी है। मैंने बिना घबराए पूछा, क्या हुआ? एचआर हेड ने फाइल मेरी तरफ सरकाई। हमें एक शिकायत मिली है, उसने कहा। अनाम, अनाम, ये भी वही तरीका था, छिपकर वार। मैंने फाइल खोली।
अंदर कुछ पन्ने। शब्द ऐसे चुने गए थे कि पढ़ते ही दिल भारी हो जाए। असहज व्यवहार, कभी कभी आक्रामक टोन, कर्मचारियों की निजी स्पेस का उल्लंघन, डर का माहौल। मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे हैरानी भी नहीं हुई, क्योंकि टाइमिंग बहुत साफ थी। मैंने पन्ने रख दिए। ये झूठ है, मैंने सीधा कहा। एचआर हेड ने अपना प्रोफेशनल चेहरा बनाए रखा। हम अभी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, उसने कहा। प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया, एक शब्द जो सच को भी रोक देता है और झूठ को भी समय दे देता है। बॉस ने कहा, इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक आपको एडमिन लीव पर रखा जाएगा, पेमेंट मिलेगा, ये स्टैंडर्ड है। मेरे कानों में उसकी आवाज ऐसे पड़ रही थी जैसे बहुत दूर से आ रही हो, लेकिन मेरा दिमाग एकदम पास था, जागा हुआ, समनापता हुआ। कितने दिन? मैंने पूछा। 1-2 हफ्ते, एचआर ने कहा। मैंने सिर हिलाया। ठीक है। मैं ऑफिस से निकली तो बाहर वही मुंबई थी, वही शोर, वही भीड़, वही चाय वाला, वही सिक्योरिटी गार्ड। लेकिन मेरे लिए दुनिया का रंग फीका हो गया था, क्योंकि ये सिर्फ नौकरी का मामला नहीं था, ये बदला था। मैं कार में बैठी ही थी कि फोन बजा। अनजान नंबर। मैंने उठा लिया। दूसरी तरफ वही आवाज। निखिल। अब समझ आया, उसने कहा। ज्यादा चालाकी अच्छी नहीं होती, एवलीन। मैंने फोन स्पीकर पर किया और किचन काउंटर पर रख दिया, जैसे ये कोई रेडियो हो। किस बारे में? मैंने शांत होकर पूछा। वो हंसा, छोटा सा तिरस्कार भरा। तुमने कल जो किया, घर के सामने, मेरा अपमान, अब भुगतो। तुमने चीजें आसान रखी होती तो ये नौबत नहीं आती। मैंने बहुत धीरे से कहा, तो ये तुमने करवाया? वो एक सेकंड रुका और फिर वही गलती कर गया जो घमंड वाले लोग करते हैं। वो खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं। मैंने बस इतना किया कि सही जगह सही बात पहुंचा दी, उसने कहा। तुम सोचती हो तुम सब कंट्रोल करोगी? उसने फोन काट दिया और मैं मुस्कुराई नहीं, मैं रोई नहीं। मैं बस स्क्रीन पर कॉल लॉग खोलकर उसका नंबर, समय, तारीख, सबका स्क्रीनशॉट ले लिया। फिर उसी पल अपने वकील को भेज दिया, एक लाइन में। इसने अभी अभी इशारा किया कि ऑफिस वाली शिकायत बदले के लिए है। 5 मिनट में वकील का जवाब आया। कुछ मत करो, हर चीज दर्ज करो, इन्हें खुद फंसने दो। वो 2 हफ्ते मेरे जीवन के सबसे लंबे दिन थे। मैं काम नहीं कर सकती थी, खुद को डिफेंड नहीं कर सकती थी, किसी को समझा भी नहीं सकती थी। मेरे सहकर्मियों को एक एक करके बुलाया गया। जिन लोगों के साथ मैंने सालों काम किया, उनसे पूछा जा रहा था, क्या एवलीन ने कभी आपको असहज किया? मुझे आरोप से उतनी चोट नहीं लगी जितनी उस शख्स से लगी जो वो दूसरों के मन में बो देता है। और दूसरी तरफ निखिल ऑनलाइन एक्टिव था। इंस्टाग्राम पर लंबे पोस्ट, टॉक्सिक कंट्रोल से आजादी। मेरे हीलिंग जर्नी की शुरुआत। खुद की आवाज चुनो। कीर्ति ने दिल वाले कमेंट किए। सोनाली ने प्राउड ऑन फ्यू लिखा। जारा ने स्टोरी लगाई। कभी कभी सबसे मजबूत फैसला छोड़ देना होता है। मैंने एक एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट लिया, क्योंकि जब लोग झूठ बोलते हैं वो अक्सर उसे पब्लिक में सजाते भी हैं। 8वें दिन बॉस का कॉल आया। कल सुबह 9 बजे एचआर मीटिंग है, उसने कहा। उस रात मैं सोई नहीं, डर से नहीं, गुस्से से, एकदम साफ गुस्से से। सुबह 9 बजे मैं मीटिंग रूम में पहुंची। एचआर हेड, बॉस, लीगल टीम की वही महिला। टेबल पर एक रिपोर्ट। एचआर हेड ने बिना मुस्कुराए कहा, हमने जांच पूरी कर ली है। मेरी सांस धीमी हो गई। उसने पेपर मेरी तरफ बढ़ाया। हमने आपकी टीम से बात की, सीसीटीवी देखा, ईमेल्स, चैट्स, परफॉर्मेंस रिव्यू, सब। उसने एक पल रुककर मेरी आंखों में देखा। हमारे पास आरोपों के समर्थन में कोई सबूत नहीं मिला। मेरे अंदर जैसे किसी ने भारी पत्थर हटाया, लेकिन मैं रुकी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ क्लियर होने की बात नहीं थी। ये उस आग की बात थी जो किसी ने जानबूझकर लगाई थी। लीगल वाली महिला ने कहा, आप पूरी तरह क्लियर हैं, ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा और लीव का पूरा पेमेंट मिलेगा। मैंने सिर हिलाया, फिर मैं झुकी और बहुत शांत होकर बोली, मुझे पता है ये किसने किया। तीनों की आंखें मेरी तरफ उठीं। मैंने फोन टेबल पर रखा। कॉल लॉग, स्क्रीनशॉट, समय, नंबर, सब। ये कॉल मुझे तब आया जब मुझे लीव पर रखा गया, मैंने कहा, और इसमें इसने साफ संकेत दिया कि ये बदला है। एचआर हेड के चेहरे की पेशेवर कठोरता बदलकर कुछ और हो गई, चिढ़। क्योंकि कंपनियों को ड्रामा नहीं, रिस्क से डर लगता है। लीगल वाली महिला ने कहा, आप आगे भी हर चीज डॉक्यूमेंट करती रहें,
हम इसको गंभीरता से लेंगे। मैं मीटिंग से बाहर निकली और पहली बार मुझे महसूस हुआ, अब खेल बराबरी का नहीं रहा। अब निखिल गलत जगह पैर रख चुका था। वकील ने उसी दिन नोटिस तैयार किया। धमकी नहीं, कागज। भाषा में शांति, मतलब में सख्ती। झूठी शिकायत, मानसिक उत्पीड़न, प्रतिष्ठा को नुकसान, कानूनी कार्रवाई। और फिर अगला कदम, डाइवोर्स की फाइलिंग। निखिल को लग रहा था कि वो मेरी दुनिया हिला देगा। उसे क्या पता, मैंने उसकी पूरी स्क्रिप्ट कोर्ट के सामने रख दी थी। और कोर्ट को स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती, कोर्ट को तारीख, समय और सबूत पसंद आते हैं। 3 दिन बाद उसके वकील का फोन आया। आवाज बहुत सभ्य। हम मीडिएशन चाहते हैं, उसने कहा। मेरी वकील ने मेरी तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो। मैंने बस एक शब्द कहा, नहीं। क्योंकि जब किसी ने आपको पब्लिक में गिराया हो और फिर आपकी नौकरी पर वार किया हो, तो समझौता सिर्फ उसे बचाने का तरीका होता है। अब डिस्कवरी आ रही थी, और डिस्कवरी का मतलब था सब कुछ बाहर। फोन रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट, होटल बिल, ग्रुप चैट। निखिल को अभी भी लग रहा था कि वो कहानी बना लेगा। वो हमेशा बना लेता था, जब तक उसके पास कीर्ति सोनाली झारा जैसे लोग थे जो उसे लाइनें लिखकर देते थे। लेकिन कोर्ट में कोई दोस्त कान में फुसफुसाकर नहीं बचा सकता। कुछ हफ्तों बाद पहली सुनवाई हुई। कोर्ट रूम में हवा भारी थी। निखिल सामने बैठा था, बिना उसी आत्मविश्वास के, क्योंकि उसके हाथ खाली थे और मेरे हाथ में फाइलें थीं। जज ने ग्रुप चैट की बात सुनी, वकीलों ने तर्क दी, और फिर वो मैसेज आया जिसे जब कोर्ट में पढ़ा गया तो कमरे का तापमान बदल गया। कीर्ति का मैसेज, शाम को बुलाना, ऑफिस के बाद थकी होगी, ज्यादा विरोध नहीं करेगी। ये एक लाइन थी, लेकिन इसमें पूरी नीयत थी। निखिल ने पहली बार अपना सिर नीचे किया। वो डर नहीं था, वो पहचान थी। उसे समझ आ गया था कि अब ये ब्रेकअप स्टोरी नहीं, प्लानिंग है। और प्लानिंग का मतलब होता है जिम्मेदारी। उसके वकील ने नया बहाना उठाया। रिश्ते में सपोर्ट नहीं था, घर का माहौल, इमोशनल दूरी। मेरी वकील ने बस बैंक स्टेटमेंट टेबल पर रख दिए। 8 महीने की ईएमआई, उसने कहा, पूरी एवलीन के अकाउंट से। फिर क्रेडिट कार्ड की लिस्ट, महंगे डिनर, होटल, खरीदारी। जज ने बस एक सवाल पूछा, पिछले 8 महीनों में घर की किस्त किसने दी? एक पल का सन्नाटा। निखिल ने मेरी तरफ नहीं देखा, उसने जज की तरफ भी नहीं देखा, क्योंकि जवाब शब्दों में नहीं था, जवाब कागज में था। सुनवाई खत्म होने तक निखिल का चेहरा बुझ चुका था। बाहर निकलते हुए उसे एहसास हो गया था कि उसकी स्क्वाड यहां नहीं है। यहां सिर्फ रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड किसी का पक्ष नहीं लेता। रिकॉर्ड बस सच दिखाता है। मैं कोर्ट से बाहर निकली तो मुझे जीत जैसी खुशी नहीं हुई। मुझे सिर्फ हल्कापन हुआ, जैसे किसी ने मेरी छाती से दबाव हटाया हो। लेकिन उसी शाम एक चीज हुई जिसने मुझे याद दिलाया, ये लोग हार मानकर शांति से जाने वाले नहीं हैं। मेरे घर के बाहर, गेट के पास, किसी ने जोर से हॉर्न बजाया। फिर लगातार। मैं खिड़की से देख पाई, वही चमकदार छोटी कार, और उसमें काव्या, और उसके साथ पीछे की सीट पर कोई और भी था, धुंधली परछाई। मैंने दरवाजा नहीं खोला, मैंने बस फोन उठाया, कैमरा ऑन किया, रिकॉर्डिंग शुरू की। क्योंकि अब मैं रोती नहीं थी, अब मैं सबूत जमा करती थी। और जैसे ही वो गेट के पास उतरी, मैंने उसके हाथ में एक लिफाफा देखा, मोटा, सफेद, जैसे कोई नई चाल। उसने बाहर से आवाज लगाई, एवलीन, बात करनी है, बस 5 मिनट। और मेरे अंदर वो क्लियर वाला स्विच फिर ऑन हो गया, क्योंकि 5 मिनट, यही तो वो लोग मांगते हैं, ताकि आपको फिर से अपनी कहानी में खींच लें। मैंने अंदर से ही बोल दिया, जो कहना है नोटिस में लिखकर भेजो। और तभी पीछे की सीट की परछाई हिली, और मुझे पहली बार समझ आया, ये सिर्फ निखिल नहीं, ये पूरा खेल अब भी चल रहा है। और इस बार वो कुछ बड़ा लेकर आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं उस लिफाफे में क्या था, और मैंने बिना दरवाजा खोले कैसे उनकी चाल को उल्टा कर दिया, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और कमेंट में लिखो दरवाजा, क्योंकि अगला सीन कैफे से भी ज्यादा खतरनाक है।